the last class, hello students, we are discussing about Heisenberg uncertainty principle. So in the last class we have discussed that is it impossible to measure position and momentum both for a moving particle with accuracy for a microscopic particle. This is most important. Microscopic मतलब छोटे छोटे मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ऐसे पार्टिकल्स इनके डायमेंशंस बहुत कम है, उनके लिए आप दोनों चीज़ें जैसे मोमेंटम और पोजीशन दोनों को एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते. Okay, mathematically expression is small change in position, small change in momentum is equal to h cross by 2. These things we have discussed in last class. Today we are going to discuss about the Bohr model of hydrogen atom. This is basically for hydrogen atom because more or less he studied all the things about hydrogen atoms. So this is given by Niels Bohr in 1903. Following are the postulates of Bohr model. The very first postulate is electrons in an hydrogen atom moves around the nucleus in circular path of fixed radius and energy. These paths are called orbits or energy levels. इसका मतलब क्या है कि भाई आपके पास जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, और जो फिक्स्ड पाथ है उस पाथ की एनर्जी भी फिक्स्ड है और रेडियस भी फिक्स है. सॉरी, हाँ, दीज पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल. इन पाथ्स को ऑर्बिट्स बोलते हैं या फिर एनर्जी लेवल बोलते हैं. सेकेंड पॉइंट इज एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इट डज नॉट गेन और लूज एनर्जी, इट्स एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट. इसका मतलब क्या है कि जब तक आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने लेवल को छोड़ के, जैसे एक लेवल ये हो गया अभी एनर्जी लेवल, दूसरा ये हो गया, दूसरे एनर्जी लेवल में तब तक नहीं जाएगा जब तक या तो वो एनर्जी को लॉस करे या फिर एनर्जी को गेन करे. अगर एनर्जी उसे दी जाती है तो वो हायर लेवल में जाता है, एनर्जी अगर वो छोड़ता है, एमिट करता है, लूज करता है तो वो लोअर लेवल में आता है. Okay, the second point is as long as the electrons remains in a particular orbital, it do not lose or gain energy and its energy remains constant. Third point is, however, when electron will move from lower stationary state to higher stationary state, a certain amount of energy is absorbed by the electrons. मैंने बताया भाई lower to higher state में जाने के लिए energy absorb करेगा, और जिस टाइम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट आएगा उस टाइम एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा. ओके, नेक्स्ट पोस्टुलेट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड और एब्जॉर्ब व्हेन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर इज गिवन बाय E1 एंड E2. कितना अमाउंट और कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब करेगा या कितनी फ्रीक्वेंसी या की लाइट जो है वो एमिट करेगा, वो डिपेंड करता है आपके पास एनर्जी ऑफ higher level and lower level, and this is basically equal to delta E is equal to h nu. Delta E is E2 minus E1 divided by h. Okay, so as we have discussed in Planck's quantum theory that energy is equal to what? Energy is equal to h nu. So delta E is equal to h nu. If we have to calculate the frequency of light emitted or absorbed, we can calculate from the formula that delta E by h. Delta E is E2 minus E1. E2 is the energy of higher level, E1 is the energy of lower level. Next is electron can move only in those orbital for which its angular momentum is इंटीग्रल मल्टीपल. मतलब क्या है भाई, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिनमें इंटीग्रल मल्टीपल होगा एंगुलर मोमेंटम का. जैसे लीनियर मोमेंटम होता है वैसे ही एंगुलर मोमेंटम होता है. लीनियर मोमेंटम इज p जो मास इंटू वेलोसिटी होता है भाई, इसमें भी हम मास इंटू एंगुलर वेलोसिटी लेते हैं. तो mvr की वैल्यू जो है ना वो NH/2π होनी चाहिए. NH/2π का मतलब क्या है भाई, n की वैल्यू 1 2 3 4, n की वैल्यू 1.1 नहीं हो सकती, n की वैल्यू 1.2 नहीं हो सकती, 1.3 नहीं हो सकती. सो n की वैल्यू जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ही होनी चाहिए, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा होनी चाहिए. उन्हीं एनर्जी लेवल में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा. नेक्स्ट इज द रेडियाई ऑफ स्टेशनरी स्टेट आर expressed as 552.9 divided by z into n square. किसी भी पर्टिकुलर जो
एनर्जी लेवल है उसकी रेडियस हम कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी रेडियस 52.9 डिवाइडेड बाई z इंटू एन स्केयर रहेगा। z आपके पास एटॉमिक नंबर है, n आपका एनर्जी लेवल है 1 2 3 4 5। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिटल इन जूल्स इज गिवन बाय माइनस ऑफ 2.18 into 10 is to power minus 18 z square by n square joule. Energy of electron in nth orbital is given by En is equal to minus of 2.18 into 10 raised to power minus 18 z square by n square joule. So these basically are 7 postulates of Bohr model of atom. Okay. So what are the limitations of Bohr model of atom? Although this model is more or less successful about explaining the stability of an atom, but there are a lot of drawbacks or lot of limitations in this level also. Very first limitation is Heisenberg uncertainty principle. ये Heisenberg uncertainty principle को explain नहीं कर पाया अभी. The Bohr atomic theory considered that electrons have both radius and orbit. मतलब रेडियस भी है और ऑर्बिट भी है और नो वन पाथ्स में जा रहा है। इसका मतलब पोजीशन और मोमेंटम जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इसने बोला कि रेडियस है और रेडियस के अलावा ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, और ऑर्बिट क्या है, सर्कुलर 2D पाथ्स है जो फिक्स रेडियस और फिक्स्ड एनर्जी के हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज बोर एटॉमिक मॉडल थ्योरी मेड करेक्ट प्रेडिक्शन फॉर स्मॉलर साइज एटम लाइक हाइड्रोजन। इसने जो स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करा ना हाइड्रोजन का, दैट इज करेक्ट, बट इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा फॉर लार्जर एटम। इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द जीमन इफेक्ट। तो जीमन इफेक्ट क्या होता है भाई, जिस टाइम आप स्पेक्ट्रल लाइन को या फिर जो स्पेक्ट्रा है उसे मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रिकॉर्ड करते हो तो लाइंस जो है वो स्प्लिट हो जाती हैं। और स्प्लिट मतलब एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। एक लाइन की तीन लाइन बनेगी, तीन लाइन की पांच लाइन, पांच लाइन की सात लाइन। तो स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी और स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को जीमन इफेक्ट बोलते हो, और स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हो, स्टार्क इफेक्ट बोलते हो। तो बोर मॉडल जो था ये जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट इज ओके, अपार्ट फ्रॉम दीज limitations, this is a very nice model, and this is a very first model which can explain the radius of energy level and like energy of energy level. And apart from this, the basic idea which Rutherford is failed to explain, which is that electrons are revolving like in a way the sun, the planets are moving around Earth. Planets are moving around sun. Okay, well, so this idea was correctly explained by Bohr in this model by the idea of orbit, in which he said that these are 2D circular paths, which these are 2D circular paths which are known as orbits, in which electrons are revolving with a fixed radius and fixed energy. Okay, next is we move on to what is dual nature of matter. Now, up till now we have studied what? Electromagnetic theory of radiations. Electromagnetic theory consider the light is wave in nature. Second is Planck's quantum theory. That Planck's quantum theory consider that light is material in nature. So light can behave as matter as well as wave. As in simple case, de Broglie's proposed that there has to be dual nature of matter. Matter can show both particle as well as wave nature. So light can show particle and wave nature, as such matter can show particle and wave nature. So he proposed that the matter is of dual nature, and he gives a relation of wavelength and momentum for dual nature, and that is lambda is equal to h upon mv. mv आपका मोमेंटम होता है लीनियर, तो आप उसे p लिख सकते हैं, where m is the mass of particle, v is the velocity, p is the
मोमेंटम, ये अबव रिलेशन जो है वो डी ब्रोगली रिलेशन बोलती है भाई, क्या होती है, डी ब्रोगली रिलेशन होती है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू what are the reasons of failure of Bohr model. Very first reason is it ignores the dual behavior of matter. अब dual behavior is of matter like he ignored, and second thing is Heisenberg uncertainty principle को भी explain नहीं कर पाया अभी, one of the reasons, two reasons for failure of Bohr model. Next is what are quantum mechanical model of atom. quantum mechanics हमें क्या बताती है, क्वांटम मैकेनिक्स भी बेसिकली थ्योरेटिकल स्टडी है मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, theoretical study of motion of microscopic particle. This can explain the dual behavior of matter. Okay, spelling is incorrect, MATTER, which is known as quantum mechanics. It is based on the fundamental equation which is known as Schrödinger wave equation. एक स्क्रोडिंजर नाम के साइंटिस्ट थे भी, उन्होंने एक सिंगल इक्वेशन दी, वो इक्वेशन जो है हमें किसी भी पार्टिकल की पोजीशन, मोमेंटम और एनर्जी के बारे में बता पाती थी. The basic idea behind that is we have to calculate the position, momentum and energy of microscopic particle which cannot be explained by Bohr model of atom. So for that quantum mechanical model of atom is important, which on the basis of single equation, that equation is H operator psi is equal to E psi. H आपके पास एक ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं. मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं भाई, जैसे अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन करा तो आप उसे ऑपरेटर बोलते हो. वेव फंक्शन साई आपका एम्पलीट्यूड होता है वेव का, E इज टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. वेव फंक्शन का एज सच कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अभी, लेकिन अगर वेव फंक्शन को आप स्केयर करते हो, स्केयर ऑफ वेव फंक्शन गिव्स अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. प्रोबेबिलिटी मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम अवेलेबल है. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर द फिजिकल सिग्निफिकेशन ऑफ वेव फंक्शन. वेव फंक्शन था क्या भाई हमारे पास, वेव फंक्शन था हमारे पास, अभी हमने बात की थी. वेव फंक्शन इज व्हाट, wave function is the psi itself do not have any significance. It gives us the, जैसे इसमें दिखा हुआ है, it gives us the amplitude associated with the wave, but if we do the square of it, square of a wave function gives the probability of finding the electron in a particular region. बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, what are the significance of psi. psi is wave function. ये जो सिंबल है ना भाई, इसे साई बोलते हैं. साई वेव फंक्शन होता है, बट साई का इटसेल्फ कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बट साई स्क्वायर गिव्स अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. ऑर्बिटल क्या होता है, ये 3D स्पेस है वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. और ऑर्बिट क्या होता है भाई, वो अभी हमने डिस्कस करा दैट ऑर्बिट एक एनर्जी लेवल्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिसाइड करता है. ऑर्बिट और ऑर्बिटल में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है. ऑर्बिटल जो है वो आपको प्रोबेबिलिटी देता है 3D स्पेस में, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ है. अभी हम कंसिडर करते हैं ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन जो है हमने कंसिडर करा है इसमें डॉटेड है भाई. इसमें दिखाया हुआ है दैट इलेक्ट्रॉन्स आर रिजाइडिंग और इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंडिंग और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन अ पर्टिकुलर रीजन. ओके, तो उसे आप ऑर्बिटल बोलते हो. ओके, सो जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वो एक्सप्लेन कर पाया टू फॉर द पोजीशन एंड मोमेंटम बोथ. तो ये हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बेसिक आइडिया पे काम कर रहा था. नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल. ऑर्बिट रिप्रेजेंट्स द प्लेनर मोशन, ऑर्बिटल रिप्रेजेंट द 3D मोशन. ये सर्कुलर शेप में होते हैं, इनका शेप अलग अलग होता है. ये वेल डिफाइंड पाथ होता है. It is simple region of space around the nucleus. The orbit does not satisfy, but orbital concept satisfy completely Heisenberg uncertainty principle. It can accommodate 2n square electron. Only 2 electron can present in an orbit. ठीक है भाई. The planar motion of electron can be designated as KLMN से लिखते हैं और 3D मोशन को SPDF ऑर्बिटल से लिखते हैं. जैसे भी आपने पढ़ा होगा 2D मोशन जो है उसमें जो एनर्जी लेवल है उसको आप KLMN से रिप्रेजेंट करते थे, तो 3D मोशन में ऑर्बिटल्स में SPDF से रिप्रेजेंट करते हैं.
नेक्स्ट इज व्हाट आर ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स भाई चार टाइप के हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, इसके अंदर सिर्फ एक ऑर्बिट होता है और एक ऑर्बिटल में आपके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी ऑर्बिटल जो है वो डम्बल शेप होता है भाई, इसके पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और इसके अंदर जैसे एक ऑर्बिट में आपके पास, जैसे इसको ऐसे राइट डाउन करते हैं, इसको ऐसे लिखोगे आप, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 3 में कितने आ सकते हैं भाई, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी में आपके पास 5 होते हैं, एस पी डी एफ में 5 होते हैं। अगर 5 आपके पास ऑर्बिटल है तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जितने ऑर्बिटल है उसके दुगने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 10 आ सकते हैं। एफ ऑर्बिटल भाई उसका डिफ्यूज शेप होता है, इसका डबल डम्बल शेप होता है, मैं शेप्स को अलग डिस्कस करूंगा। इसमें 7 ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं और 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सो बेसिकली एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स होते हैं। एस ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में 3 होते हैं जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी में 5 होते हैं जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एफ में 7 होते हैं जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू what are quantum numbers. These are most important thing, that is quantum numbers हमें complete address of electron के बारे में बताते हैं। जैसे if I am saying that I am living in Hausi or I am living in Hisar, this is my address but this is not my complete address. If I am saying is I am living in this colony, this is also my address but this is not the complete address. And if I am saying that I am staying at this house number in this colony in this particular mohalla and with this landmark and with in this particular like city, so this is my complete address. सो कंप्लीट एड्रेस के बारे में जो हमें बताता है वो क्वांटम नंबर्स होते हैं। सबसे पहला क्वांटम नंबर है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल, तीसरा मैग्नेटिक, चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं भाई। ये आपको ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है तो एन की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी भाई। अगर सेकंड ऑर्बिट में प्रेजेंट है तो एन की वैल्यू 2 रहेगी, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया जो है ये मोरलेस सिटी की तरह है। जैसे मैं कहता हूँ हिसार में, तो आपके पास जो n की वैल्यू जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और n की वैल्यू आपको बताती है किस चीज़ के बारे में, कि कौन से पर्टिकुलर सेल में, कौन से पर्टिकुलर ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये भाई हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है, दैट इज 2n²। ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और रेडियस ऑफ ऑर्बिट के बारे में बताता है। बिकॉज एज वी हैव स्टडीड इन लाइक लास्ट लेक्चर्स दैट we can calculate the radius and we can calculate the energy from Bohr model of atom. Next is azimuthal quantum number. जैसे कि मैंने अभी बताया that आपके पास जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बताता है कौन सी सेल में रिसाइड कर। अब सेल के अंदर सब सेल होते हैं भाई। सब सेल मतलब अगर ऐसे सेल है तो इसके अंदर सब सेल है, ऐसे सेल है तो ऐसे सब सेल है। सेल के अंदर जो सब सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे इफ आई एम सेइंग दैट आई एम लिविंग इन अ सिटी एंड इफ आई एम सेइंग दैट आई एम लिविंग इन दिस पर्टिकुलर हाउस नंबर, तो वही सिटी इज लाइक सेल एंड दिस हाउस नंबर इज लाइक सब सेल। सो अगर जो सब सेल के बारे में इंफॉर्मेशन दे उसे एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं एंड दैट एजीमुथल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। इसे सोमरफील्ड ने बताया था। और L की वैल्यू भी n-1 होती है। जैसे अगर आप बात करते हैं n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू 0 रहेगी, n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू 0 to n-1 होती है भाई वैल्यू इसकी। इट हैज वैल्यू फ्रॉम 0 to n-1। L की वैल्यू 0 और 1 हो सकती है, n की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू 0, 1, 2 हो सकती है। अगर L की वैल्यू 0 है, 0, 1 है और 0, 1, 2 है, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n के लिए डिफरेंट वैल्यूज ऑफ L रहेगी, ठीक है। इसका मतलब आपके पास पहले सेल में एक ही सब सेल होता है, दूसरे सेल में 2 सब सेल होते हैं और तीसरे में 3 सब सेल होते हैं।
नेक्स्ट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसके बिहेवियर के बारे में बताता है, उसके ऊपर चार्ज कितना है एंड हाउ मच दैट इलेक्ट्रॉन, हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर बिहेविंग। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय m, इट इज गिवन बाय लैंड। और m की वैल्यू -L2 प्लस L इंक्लूडिंग जीरो हो सकती है। जैसे अगर आपके पास n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू 0 रहेगी और m की वैल्यू क्या रहेगी भाई, 0 ही रहेगी। लेकिन n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू 0 और 1 हो सकती है। तो m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -L2 प्लस L। L की वैल्यू क्या है भाई, -1, 0 एंड +1। सो ये 3 वैल्यूज हो सकती है m की, और ये आपके बिहेवियर जो इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में बताता है। फोर्थ क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, दैट इज मिसिंग मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। सो मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो हमें बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्पिन कितनी हो सकती है। फोर्थ क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। दैट स्पिन क्वांटम नंबर टेल्स अस कि स्पिन क्या होती है। स्पिन का मतलब क्या है अभी, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करता है, रोटेशनल मोशन होती है, रिवोल्यूशन मोशन भी होती है। दो मोशन होते हैं भाई, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे है तो वो रोटेट भी कर रहा है और वो जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ रोटेट भी कर रहे हैं। तो उसकी रोटेशन की वजह से कुछ स्पिन की वैल्यू होती है, उसको बोलते हो मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। एंड दैट मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर हैज वैल्यू ms एज वैल्यू एज इक्वल टू ms एज वैल्यू प्लस माइनस हाफ। मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू भाई माइनस और प्लस हाफ हो सकती है, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं हो सकती। माइनस हाफ और प्लस हाफ इज योर मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। सो देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो आपको in an all total magnetic principal quantum number will tells us about the cell, and azimuthal quantum number tells us about the as subcell and magnetic behavior। आपके पास L की वैल्यू 0 to n-1 हो सकती है और M की वैल्यू -L to प्लस L इंक्लूडिंग 0 हो सकती है। और मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर आपको स्पिनिंग और रोटेशनल मोशन के बारे में बताता है। और रोटेशन मोशन दो हो सकते हैं अभी, या तो प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ, या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज भाई घड़ी की तरह और एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट ऑफ लाइक वॉच। ठीक है, next we move on to Pauli's exclusion principle. So what is Pauli's exclusion principle? Pauli's exclusion principle suggests that no two electron can have same set of all 4 quantum number. दो इलेक्ट्रॉन्स के पास भाई सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते, या तो इन दो इलेक्ट्रॉन्स में 3 क्वांटम नंबर सेम होंगे लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर हमेशा डिफरेंट रहेगा। जैसे इफ आई एम सेइंग दैट, अच्छा आप एक चीज का ध्यान रखना भाई, व्हेन वी डिस्कसिंग एजीमुथल क्वांटम नंबर, दैट L कैन हैव वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3। जो L की वैल्यू 0 है तो उसे S भी बोलते हैं, L की वैल्यू 1 को B भी बोलते हैं, इसको D बोलते हैं और इसको F बोलते हैं। तो इसको आप स्पडफ से ध्यान रखना। और स्पडफ क्या कहता है, अगर आपके पास L की वैल्यू 0 है, L की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू 2 है, L की वैल्यू 3 है, तो L की वैल्यू 0 के लिए आपके पास L इज योर एजीमुथल क्वांटम नंबर। L की वैल्यू 0 मतलब S सबसेल, L की वैल्यू 1 मतलब P सबसेल, L की वैल्यू 2 मतलब D सबसेल और L की वैल्यू 3 मतलब F सबसेल। और एक S सबसेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब P के कितने सबसेल होंगे वो आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से देखेंगे। अगर N की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू 0 और 1 है तो -1 + 0 + 1 वैल्यूज हो सकते हैं भाई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। इसका मतलब P में कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, 3। ये हमने पहले बताया, Px Py Pz। तो Px Py Pz जो है वो आपके 3 ऑर्बिटल्स के बारे में बताते हैं। ओके, तो ये SPDF वैल्यूज भी लिख सकते हैं भाई 0, 1, 2, 3 को, और ऐसे ही लिखते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज 1s1। ओके, अगर मैं बात करता हूँ हीलियम की तो वो 1s2 होती है। इसका मतलब N की वैल्यू 1 है और L की वैल्यू क्या है भाई, 0 है। L की वैल्यू 0 के लिए S, L की वैल्यू 1 के लिए
L की वैल्यू 0 1 2 3, दिस इज योर S P D F। ओके, L की वैल्यू 0 है तो अब आपके पास क्या रहेगा, S रहेगा। अब इसमें एक ध्यान दें कि आपसे क्वेश्चन है कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स की सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते। अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं, दो जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। L की वैल्यू भाई दोनों के लिए सेम रहेगी, N की वैल्यू दोनों के लिए 1 रहेगी, L की वैल्यू दोनों के लिए 0 रहेगी, M की वैल्यू भी सेम रहेगी। लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर है, अगर एक के लिए प्लस हाफ है तो दूसरे के लिए क्या रहेगी, क्या रहेगी, माइनस हाफ रहेगी। सो इट स्टेट दैट ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन दैट मस्ट बी ऑफ ए opposite sign. It was concluded that an orbital can have maximum tau electron which can have all set of 3 quantum number, but the spin is always different. Spin quantum number की जो वैल्यू है भाई वो different रहेगी। So next we will study in next classes. I'll give a quick recap of in the next lecture that what are all these quantum numbers, how these quantum numbers are much more useful. तो quantum numbers का जो basic idea है वो हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो completely किस सेल में, किस सब सेल में, और उसका बिहेवियर कैसा, उसका स्पिन कैसा। तो कंप्लीट एड्रेस जो है वो हमें किससे मिलता है भाई, वो हमें मिलता है क्वांटम नंबर से, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। Okay, next all these things we'll study in next classes.